नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। तो आज उत्तर वैदिक काल के बचे हुए जो पाठ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता जिसका काल है 1000 BC से 600 BC, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो है उत्तर वैदिक काल का वह पीरियड था। उसकी विशेषता के बारे में आगे हम जानेंगे। उत्तर वैदिक कालीन विशेषता के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे आश्रम व्यवस्था, कौन कौन से आश्रम व्यवस्था थे और आश्रम व्यवस्था में जो है क्या कुछ जो है साहित्य में निर्देश दिया गया था, किस प्रकार से 100 वर्षों को जो है विभिन्न भागों में 4 भागों में बांटकर आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक सभ्यता के आर्थिक क्रांति युग के बारे में जानेंगे और उसके बाद और उत्तर वैदिक सभ्यता में कौन कौन से विविध व्यवसाय थे उसके बारे में जानेंगे और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हुए धार्मिक बदलाव और इसके अलावा जो है उस समय के सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है क्या कुछ परिवर्तन हुए पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा, अर्थात उत्तर वैदिक काल की क्या कुछ विशेषताएं थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन था उसमें आश्रम व्यवस्था जो थी एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा थी जीवन की आश्रम व्यवस्था। और सामान्यतः जो है उस समय ऐसा माना जाता था आर्यों की जो है आयु सामान्यतः जो है 100 वर्षों की मानी जाती थी और उन 100 वर्षों को 4 भागों में डिवाइड करके अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर जो है जीवन में अलग अलग साहित्य जो है निर्देश दिए गए थे, उसका पालन करना जो है उत्तर वैदिक काल में काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहला जो आश्रम व्यवस्था के तहत जो पहला था वह ब्रह्मचर्य का था। ब्रह्मचर्य जीवन जो था वह उसमें जो है सबसे शुरुआती जो होते थे वह उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के साथ ही जो है विद्या आरंभ करवाया जाता था और इस ब्रह्मचर्य जीवन जो होता था लोगों का वह 25 वर्षों का होता था, यानी जीवन के प्रारंभ से लेकर उपनयन संस्कार जो विद्या प्रारंभ करने का एक संस्कार होता था, महत्वपूर्ण संस्कार, तब से लेकर लोग 25 वर्षों तक जो है ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे और इस ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के दौरान जो है लोग गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में कठोर नियम अनुशासन होता था। आश्रम की जो है कई व्यवस्थाएं होती थी, कई दिनचर्या होता था, प्रातःकाल उठना और जो है भिक्षा मांगना, उसके बाद विद्या अध्ययन इत्यादि जो भी उसके कठोर नियम बने हुए थे, अनुशासन बने हुए थे, अनुशासन के नियम बने थे, उन सारे नियमों को जो है एक छात्र जीवन के रूप में है छात्रों को जो है वहाँ पर रहकर गुरुकुल में रहकर आश्रम में रहकर उन सारी चीज़ों का पालन कठोरता पूर्वक करना पड़ता था, इस जो कि ब्रह्मचर्य जीवन कहलाता था और यह 25 वर्षों की अवस्था तक था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था वह 25 से 50 वर्ष का काल था जो कि गृहस्था आश्रम यानी वैसा जीवन जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश लोग कर रहा हो, यानी विद्या अध्ययन के बाद लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जिसे गृहस्थाश्रम कहा जाता था। तो उसका काल जो था वह लोगों के 25 से 50 वर्ष का उम्र था और इस उम्र में जो है लोग विवाह करते थे और विवाह के अलावा जो है पुत्र पैदा करना, जो इसी काल में जो ये था विवाह, उसके बाद पुत्र पैदा करना, इसके अलावा धन का अर्जन करना। क्योंकि जब विद्या अध्ययन हो जाएगा, आज भी आप देखते होंगे लोग जब विद्या अध्ययन कर लेते हैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऐसे अभी जो है आप देखेंगे तो आजकल कुछ इसका बदलाव इसमें ज़्यादा आ गया है, काफ़ी ज़्यादा लेट मैरिज चलने लगे हैं, लोग
30 साल, 32 साल, 35 साल तक भी लोग तैयारी करते हैं और तब जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। लेकिन उस समय वैसा नहीं था। उस समय एक कठोर नियम बना हुआ था। 25 वर्ष का अवस्था जो था वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का था। और विवाह, पुत्र उत्पत्ति, धन उपार्जन करना, अतिथि लोगों का सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना इस गृहस्थ आश्रम में महत्वपूर्ण थे। और माता पिता का जो ऋण है, जो उससे उरीन होने मतलब उससे मुक्त होने का यह गृहस्थ आश्रम में एक मौका मिलता था लोगों को। और माता पिता की सेवा करके वो उस ऋण को, माता पिता के ऋण को चुकाते थे। अर्थववेद में भी इसकी चर्चा की गई है। अर्थववेद में कि जो है यह निर्देश दिया गया है कि गृहस्थ आश्रम में लोग माता पिता की सेवा करके उनके ऋण को चुकाएं। अब अगला जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें अगला जो पड़ाव था वह 50 से 75 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए था। 50 से 75, 50वां वर्ष प्रवेश करने के बाद जो लोग हैं वह वानप्रस्थ आश्रम में मतलब वो वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाते थे। और यह 50 से 75 वर्ष का जीवन जो होता था लोग उसमें गृहस्थ जीवन जो 25 वर्ष की उम्र में लोग प्रवेश करते थे उसको त्याग कर जो भी अपना कार्यभार होता था, धन संपत्ति सारे पुत्र को सौंप कर, और वे जो है लोग जो है सांसारिक जीवन से मोह माया त्याग कर और लोग तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। गांव से बाहर निकलकर कुटिया बनाकर जो है एक तपस्वी की जीवन जो है वहाँ पर व्यतीत करते थे। और इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है शिक्षा देते थे। ब्रह्मचर्य जीवन जो पालन कर रहे होते हैं उनको वो शिक्षा देते थे वानप्रस्थ आश्रम में। इसके अलावा जो चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण जो आश्रम व्यवस्था थी वह थी सन्यास का। सन्यास जीवन का यह अंतिम चरण था और इसका जो उम्र था वह 75 से 100 वर्ष का काल था। और इस उम्र में जो है जीवन का यह अंतिम चरण जिसमें लोग जो है वानप्रस्थ आश्रम में सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। और सन्यासी जीवन में जो है जंगलों में निवास करना, घूम घूम कर उपदेश देना इत्यादि इनका जो है महत्वपूर्ण ये कार्य होता था। और इस सन्यास जीवन में जो है मोक्ष की प्राप्ति की लालसा होती थी सबों को, और उसका प्रयास करना जो है मोक्ष के लिए प्रयास करना जो है वह जीवन का परम लक्ष्य होता था लोगों का। और यह जो घूम घूम कर जो उपदेश देते थे उनको परिवारजक कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक सभ्यता में आश्रम व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 100 वर्षों को बांटकर यह जो है लोग जीवन व्यतीत करते थे। विभिन्न आश्रम व्यवस्था के तहत जो है लोग जीवन व्यतीत करते थे। उसके आगे अब आइए हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। यानी पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या आर्थिक परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में जो लोग हैं जीवन घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। लोगों का पशुचारण, लोग इधर उधर घूमते थे ज़्यादा और उनका पशुचारण जिंदगी था। लेकिन अब जो उनकी जिंदगी थी उसके अपेक्षा जो है अस्थायित्व जीवन में आ गया था। लोग कृषि कर्म, एक जगह ठहराव की जिंदगी लोगों में आ गया था और कृषि पर ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाने लगा था इस उत्तर वैदिक काल में। इसका एक सबसे बड़ा वजह यह भी था कि लोहे का ज्ञान अब तक हो चुका था लोगों को। और गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्रों में जो उपजाऊ भूमि थी वहाँ पर जंगल जो बसे हुए थे, पेड़ पौधे थे, उसको इस लोहे से कुल्हाड़ी से काटना आसान हो गया था। और नए नए क्षेत्र में लोग बसने लगे थे और कृषि कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कार्य को विस्तार देने लगे थे। तो इस प्रकार से जो है लोहे का आविष्कार या लोहे का प्रयोग जो है इस समय जो है लोगों के आर्थिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया था। आर्थिक जीवन के अंतर्गत ही पशुपालन भी महत्वपूर्ण था।
चूँकि कृषि कार्य जो थी, कृषि का जो है अनुषंगी कार्य जो है पशुपालन है। पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे के चोली दामन का संबंध है, यानी पशुपालन पर ही कृषि भी आधारित होता है। चूँकि खाद जो है उसके पशु के गोबर से मिलता है, और इसके अलावा जो है पशुओं के द्वारा जो है खेती किया जाता है, हल जोता जाता है। तो उस समय भी पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता था। और अब जो है उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि गाय बैल के अलावा जो है भैंस भी एक पालतू जानवर बन चुका था। यानी गाय भैंस के अलावा जो है अब उत्तर वैदिक काल में भैंस भी पाला जाने लगा था। इसके अलावा और हम देखते हैं कि क्या कुछ विविध व्यवसाय थे उस समय। तो उत्तर वैदिक के साहित्य ग्रंथ जो हैं, विविध ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन से और भी व्यापार, कृषि एवं पशुपालन के अलावा कौन कौन से और व्यापार वहाँ पर लोग करते थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर और एनिमल, यानी कृषि और पशुपालन के अलावा जो है कई प्रकार के व्यवसाय उस समय थे। वाजसनेयी संहिता में जो है कई प्रकार के व्यवसाय का चर्चा है। मछुआ, सारथी, गडेरिया, स्वर्णकार, मणिकार, धोबी, लोहार, जुलाहा, रंगसाज, कुम्भकारी, टोकरी बनाना इत्यादि जो है कई प्रकार के जो है व्यवसाय उस समय लोग करते थे। इसके अलावा जो है मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। और उस समय उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण बर्तन जो मिलता है हमें, चित्रित धूसर मृदभांड। यह आपको, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहेंगे पीजीडब्ल्यू, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड भी जो है उस समय बनाए जाते थे। सूत काटना, वस्त्र बुनना इत्यादि भी जो है व्यवसाय जो है काफ़ी विकसित था उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा बढ़ई का काम, चर्मकार यानी चमड़े के व्यवसाय जो करते थे, चमड़े से विभिन्न जो वस्तुएं बनाते थे चर्मकार, उनका भी व्यवसाय काफ़ी था, उस समय चल रहा था। धातुकर्मी जो है तांबा, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि से विभिन्न धातु जो है के बर्तन या अन्य जो है हथियार या उपकरण जो है बनाते थे। तो धातु कर्मी का भी व्यवसाय इस समय काफ़ी विकसित था। इसके अलावा हम देखें तो ये जितने भी सारे व्यवसायी थे, इन लोगों का जो है विभिन्न समूह संगठित रूप से होता था, जिसे गण या गणपति इनके व्यवसायियों के समूह को जो है गण या गणपति या श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यवसायियों के समूहों के प्रधान को जो है गणपति या श्रेष्ठी कहा जाता था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या कुछ धार्मिक परिवर्तन हुए। आप पूर्व वैदिक काल में देखेंगे तो लोग सादगी जीवन व्यतीत करते थे। लोगों का जीवन जो है उतना जो है धर्म में आडंबर नहीं था और काफ़ी कठिन नहीं था। लेकिन अब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि लोगों का जीवन जो है या धार्मिक क्रियाएं जो है काफ़ी क्लिष्ट होने लगी, काफ़ी आडंबरपूर्ण होने लगा। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा या इसकी विधियां जो है काफ़ी कठिन कर दी गई। जीवन में आडंबरपूर्ण, रूढ़िवादी और कर्मकांड प्रधान हो गया और पुरोहितों की महत्ता जो है इस समय हम देखते हैं कि बढ़ गई। पुरोहितों का वर्चस्व इस समय बढ़ गया था। और पूर्व वैदिक काल में कई जो हम लोगों ने कई देवता के बारे में जाना था पिछली बार पूर्व वैदिक काल में। तो ये देवता जो इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र इत्यादि जो महत्वपूर्ण थे पूर्व वैदिक काल में, ये अब गौण हो जाते हैं, यानी इनकी महत्ता जो है घट जाती है। उनके स्थान पर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में शिव या रुद्र, विष्णु या नारायण, प्रजापति या ब्रह्मा इत्यादि की जो है महत्ता अब बढ़ जाती है उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा हम देखें तो राजा की शक्ति को स्थापित या सुदृढ़ करने के लिए जो है अब यज्ञों को प्रधानता दी जाने लगी।
जब राजा गद्दी पर बैठते थे तो उनको यज्ञ करना जो है अनिवार्य कर दिया गया। और राजा जो है कई यज्ञ करते थे और उनके द्वारा जो है वाजपेयी, राजसूय, यज्ञ यज्ञ इत्यादि जो है किया जाता था इस समय में, उत्तर वैदिक काल में, जो कि है जो अनिवार्य कर दिया गया, यानी यज्ञ जो है राजा को करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा अब देखें तो तप और भक्ति, जो पूर्व वैदिक काल में या पहले तप और भक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता था, लेकिन अब जो है उसके अपेक्षा यज्ञ और बलि पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। यज्ञ जो है छोटे या बड़े जो भी हों, लेकिन बिना पुरोहित के जो है पूरा नहीं किया जा सकता था, यानी बिना पुरोहित के यज्ञ को संपन्न कराना जो है अब मुश्किल हो गया। और इसके अलावा जो है यज्ञ बलि प्रधान और खर्चीला दोनों हो गया। और अब एक चीज और देखें तो राजाओं को जो है सुरक्षित जो है क्षत्रिय उनकी सुरक्षा, क्षत्रिय यानी राजा जो होते थे क्षत्रिय, वो जो है ब्राह्मणों की सुरक्षा का कार्य करते थे, उनको वो संरक्षण देते थे। इसके अलावा हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखें क्या कुछ सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए तो उस समय जो है एक उत्पादन करता जो वर्ग था वह वैश्य एवं शूद्र, लेकिन आप देखेंगे कि समाज के अनुपादी जो वर्ग थे यानी ब्राह्मणों और क्षत्रियों का उत्पादन में हिस्सा नहीं, मतलब उत्पादन में उनका योगदान नहीं होने के बावजूद भी जो है उत्पादन पर उनका जो है एक वर्चस्व था, या उनका जो है समाज पर जो है काफ़ी एक वर्चस्व या धाक उस समय था। और क्षत्रिय जो थे ब्राह्मण के संरक्षक बन बैठे थे इस समय। तो इस प्रकार से हमने आज उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में जाना, जिसके तहत हमने यह जाना कि आश्रम व्यवस्था कौन कौन से 4 आश्रम व्यवस्था थे जो उस समय जीवन में अनिवार्य माने जाते थे। इसके अलावा आर्थिक क्या कुछ बदलाव उस समय हुए, कौन कौन से विविध व्यवसाय थे, इसके अलावा क्या कुछ धार्मिक बदलाव उत्तर वैदिक काल में हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज विस्तार पूर्वक से जाना। छात्रों, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।